आज ही क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्यिक का पीवाईक्यू सीरीज़, है ना। तो हालांकि अभी टाइम इतना नहीं है कि हम आपको हिंदी साहित्य की क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। तो जो ये सीरीज़ चलाई जा रही है इसमें क्या है, जितने भी पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर आपके यूजीसी नेट में देखने को मिले हैं तो उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना यूजीसी नेट 2021 हिंदी का पेपर शिफ्ट 1 का। देखिए ये जो सीरीज है वो हिंदी साहित्य की है, ठीक। तो इसमें क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जिससे क्या है आपकी तैयारी हो सके। देखिए कंटेंट सबको पता होता है, सबको सिलेबस पता है, बस क्या हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और वो हमारी प्रैक्टिस हो नहीं पाती। तो जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें तो इससे क्या है हमें एक तो आइडिया लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, दूसरा क्या है हमारी तैयारी भी अच्छी होगी। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, राय, खेत, दाहिना या कवि। तो तद्भव कौन सा नहीं है, कवि, ठीक। दूसरा देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। ये तीनों भाषाएं आपकी आर्य भाषाओं में शामिल हैं जबकि अरबी आपकी भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, अरबी, ठीक। निम्नलिखित में से मतानुसार, किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। तो कौन है आपके, हीगल। हीगल ने तो आपके जो व्याख्या है किसके आधार पर की, द्वंद्वात्मक आधार पर की, ठीक। तो इसके आंसर क्या होगा, हीगल। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला राज के रचयिता हैं। तो आसगू। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है, मल्लुकदास, बाबालाल दास, सुंदरदास। तो ये देखिए ये तीनों आपके क्या हैं, भक्ति काल के कवि हैं जबकि ईश्वरदास आपके भक्ति काल के कवि नहीं हैं। ये आपके किस काल के कवि माने जाएंगे, ये आपके आदिकाल के से पहले के कवि माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें भाषा भूषण का विवेच्य है, क्या है भाषा भूषण का विवेच्य, अलंकार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा उल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, यानी किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो आएगा आपका तत्सम शब्द, ठीक। उसके बाद देखें सुंदरता का आलोक स्रोत यह फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत की, ठीक। नवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक वेद आवंती को माना। किसने माना, भोजराज ने। शब्दार्थ यथा वत्स भावने विद्या साहित्य विद्या, किसका कथन है, आपके राजशेखर का। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा है, क्या है इनके अनुसार परंपरा, तो जीवित संस्कृति का एक अंश है। जब इलियट के आप सिद्धांत को पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अंडर स्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्लिंथ ब्रूक्स। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, काम वृत्ति, पाठ संरचना, अहम, मनोविश्लेषण पद्धति। तो इसमें देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा, काम वृत्ति है, अहम है, मनोविश्लेषण पद्धति है, ये आपके क्या है मनोविश्लेषण से संबंध रखते हैं, लेकिन पाठ संरचना आपके मनोविश्लेषण से संबंध नहीं रखती। तो आपका उत्तर होगा पाठ संरचना। अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, जेन पॉल सार्त्र या एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड आपके अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है बल्कि ये किसके हैं, बिंबवाद के, ठीक। चंद्रवरदाई की पृथ्वी रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि आपके जो चंद्रवरदाई हैं वो छप्पई के सम्राट माने जाते हैं, यानी कि उनकी जो महारत है वो छप्पया में है, ठीक है, छप्पे में है। लेकिन जो आपका चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वी रासो लिखा उसमें इन्होंने कई छंदों का प्रयोग किया, लेकिन मुख्यतः इन्होंने किसका प्रयोग किया है, आपके कवित्व का। तो याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सा असंगत है। तो देखिए बिहारी सतसई की जो टीका है वो किसने लिखी, भगवान दीन ने, बिल्कुल ठीक। कवि प्रिया की टीका किसने लिखी है,
आपके हरिचरण दास ने, ये भी सही है। रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी? जानकी प्रसाद ने, ये भी सही है। रसिक प्रिया की टीका किसने लिखी है? ईश्वर प्रसाद नारायण, ये गलत है, ये गलत है। इसे किसने लिखा है? श्रुति मिश्र ने, श्रुति मिश्र ने। ठीक, आगे चलें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तप्पे लागे अब जेठ अषाढ़ी मोही पीऊ बिनी छाजनी वही गाड़ी तन तिन उर भा जीरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की वृह दशा के बारे में यह विचार किसका है? तो देखिए क्या विचार किया गया इस पंक्ति में कि यह आशिक माशकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की वृह वाणी है, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ये कथन किसने कहा? आपके रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए के ब्रहणु को मीच दे के आपा दिखलाई 8 पहर की दाक्षिणा मुँह पे सहाना जाए। तो इसमें क्या कहा गया है कि इन पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो इसमें ब्रह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता, उपालम। तो देखिए जैसे पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है के ब्रहणु को मीच दे के आपा दिखलाई 8 पहर की दाक्षिणा मुँह पे साना जाए, यानी कि इसमें ब्रह की अतिशयता को दर्शाया गया है। तो आपका क्वेश्चन कौन सा सही होगा? पहला। अब दूसरा देखें तो पर बारो उर्वशी सुनि राध के सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही हैं? तो राधा के रूप की तारीफ कर नायक के प्रेम करने के लिए उत्कंठित कर रही हैं, या नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती हैं, या नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती हैं, या फिर राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। तो आपका आंसर आएगा 4th, यानी कि राधा की रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाते हैं। अगला देखें, हम राज्य के लिए मरते हैं सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। तो इस प्रसंग में कौन सा विचार सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसका अर्थ सही से नहीं निकलता, उसको देखना है। सामंती समाज की स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपनी पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं। चौथा है राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो गलत क्या है? गलत है आपका, राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। देखिए पंक्ति क्या कह रही है, हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक करते हैं। यानी कि जो राज परिवार है उसमें देखिए कलेश ही रहती है, कोई भी राजगद्दी हड़पने के लिए तैयार रहता है, साजिशें चलती रहती हैं। तो और दूसरी बात इसमें देखिए जो राज परिवार की महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ बाहर निकल नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती? मर्यादा के चक्कर में। लेकिन वो पंक्ति क्या कह रही है कि हमसे बेहतर तो जो कृषक महिलाएं हैं वो खुश हैं, जो किसान भाई हैं वो खुश हैं। क्यों खुश है? वो मन मर्जी से जीते हैं। तो ये पंक्ति का भावार्थ है। ठीक, अगला देखें, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले के पुरैन के जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। तो इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है? प्रेयसी रूपवती है, इसके बारे में बताया गया है, या प्रेयसी के लिए उपयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दय है, या प्रेयसी के प्रति अनुकूल है। तो इसमें आपका क्या आएगा? प्रेयसी निर्दय है। कैसे निर्दय है? स्पष्ट देखिए, मुख कमले समीप सजे थे दो कुसले के पुरीन के जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। यानी कि जो प्रेमिका है उसके वो कैसी है? निर्दयी है। उसकी आंखों में मेरे प्रति जो आंसू हैं वो कब देखने को मिले थे। तो वो बात इसमें कही गई है। ठीक, अब देखिए, प्रुरवा पुनरस्त परेही द्रुपाना बात इब्रामश्मी। ठीक है, तो ये किस में से लिया गया है? जब आप उर्वशी को पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे पहले ही प्रश्न ये है बुक में कि कहाँ से लिया गया है? आपके ऋग्वेद से। तो इसका उर्वशी को तृतीय अंक है, उसका बीज भाव किस पर केंद्रित है? आपके ऋग्वेद पर। ठीक, आप देखिए अगला देखें तो हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार बात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी छिन्नादार। इस काव्यांश का प्रतिपाद क्या, यानी कि जो ये पंक्तियां कही गई हैं इसका क्या अर्थ है? स्त्री स्वावलंबी है? बिल्कुल नहीं। स्त्री के बिना पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, या स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, या स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो इन चारों में से आपका जो सुस्पष्ट
भावार्थ है वो क्या है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए यहाँ पर कब का वर्णन किया गया है, जब किसी नवविवाहित पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय का जो यहाँ पर विरह वर्णन किया गया है। तो इसका जो भावार्थ निकलता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। किसके आधार पर? इस पंक्ति के आधार पर। ठीक, अब देखिए शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके राग दरबारी में। तो राग दरबारी की सन क्या है, ये भी याद होनी चाहिए, कितनी है? 1968। ठीक, अब देखिए स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में देखने को मिलता है? कड़ियां झरोके बसंती, तो किस में देखने को मिलता है? आपके तमस में। तमस में ही तो सांप्रदायिक दंगे दिखाए गए हैं, जब उपन्यास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। तो ये किसने ये बात कही और कब कही? तो ये बात किसने कही है? धनिया ने। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण लूट का चित्रण दिखाया गया है? तो परीक्षा गुरु में। जो आपका परीक्षा गुरु जो उपन्यास है जो 1882 में लिखा गया, तो उसमें देखिए ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई तो कैसे वो राजा महाराजाओं को आकर्षित करने के लिए तोहफे दिया करती थी, बाद में क्या है पूरी राजसत्ता को हड़प लिया, कैसे उनका शोषण किया, कैसे उनकी लूट की। तो इसका चित्र देखिए किस में मिलता है? परीक्षा गुरु में। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, तो आपके किस में नहीं है? ये आदिम रात्रि की महक। उसके बाद देखिए चंद्रदेव से मेरी बात हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्र कथ्य बनाया। यानी कि किसके अनुसार चंद्रदेव से मेरी बात कहानी किसने पहली कहानी बताई? हिंदी साहित्य। कौन है आपके? भवदेव पांडे। उसके बाद देखिए भारत दूरदशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हत भाग्य पर क्रोधित होता है, या घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, या भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो इसमें आपका आएगा क्या है? भारत दूरदशा का जो भारत भाग्य होता है वो भारत को जगाने का प्रयास करता है। ठीक, उसका देखिए चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र के बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा कि मेरे पास पारणी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये कथन किसके विषय में ये कहा गया है? तो ये किसके विषय में कहा गया है? आपके वररुचि के विषय में। अगला क्वेश्चन देखें तो किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध को जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। तो ये कथन किसका है? आपका रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखें जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आपके रामविलास शर्मा का। यानी कि देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो रामचंद्र, वो ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल को ही करके आते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा भी क्या है? एक महान आलोचक रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये कथन कहा है। कविता क्या है? तो कविता क्या है? आपकी चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। ठीक, उसके बाद है विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियों चंदन मन की शीर्षक किस कवि कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर या कीर्ति चौधरी। तो कौन आएंगे आपके? गिरजा कुमार माथुर। तुम्हारा पथेर दावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो किसका है? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर का। निम्नलिखित में से कौन सा मुर्धैया रचनाकार के परिवार में सम्मिलित नहीं है? मुन्नर, सोमर या मुनेसर या सुद्देसर। तो आपका कौन आएगा? सुद्देसर। देखिए आपको चरित्र चित्रण तभी याद होंगे, पात्र तभी याद होंगे जब आप अच्छे से उपन्यास को पढ़ें। और आपने ये देखा भी होगा जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो पीछे की यूनिट से ही बन रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 इस यूनिट से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ये जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं वही चीज़ ये क्वेश्चन में रख के पूछते हैं।
तो ध्यान रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया। तो किसका उल्लेख किया इन्होंने, मौन रहकर। ठीक, उसके बाद देखिए, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणा वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्ति एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है। तो कौन सा प्रकरण है आपका, तीसरा क्षण। देखिए मैंने कहा ना, कोई भी पुस्तक पढ़ें उसको डिटेल से पढ़िए, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। तो इनका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। एक तो ये इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही। दूसरा इनकी कृति क्या नाम है, वीर सिंह देव चरित्र। तो क्वेश्चन कौन सा सही होगा आपका, ए और डी। उसके बाद देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ। तो इसमें देखिए इन्होंने राम सतसई को गिनाया या फिर कड़का रामायण को, दोहाबली, कवित रामायण को। जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा राम सतसई और कड़का रामायण। तो आंसर आपका सही होगा पहला, ए और बी। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं, पहला चरित्र, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु। तो इसमें आपका क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा आपका पहला, यानी कि ए और बी किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास दास की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या स्थापना की या क्या बातें कही। तो निराला जी की बहुवस्ती स्पर्शनीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंथ की तरह निराला में लाक्षणिक बैलक्षण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। या निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे, ये तो गलती है। ठीक, निराला जी की भाषा पर वंग काव्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो इसमें क्या है, इनका क्वेश्चन कौन सा सही होगा, तीसरा, यानी कि पहला और चौथा। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा, क्योंकि प्रसाद और पंथ की तरह इसमें इनकी रचनाओं में लाक्षणिकता नहीं थी, क्योंकि इन्होंने छंदबद्ध कोई रचना नहीं की, इस कारण। ठीक, आगे चलें। तो प्रभावी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं। तो प्रभाववादी आलोचना के में अविचेतन बनने का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो देखिए इसमें क्या सही जाएगा आपका, कि आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। ठीक, उसके बाद सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो ये कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा 4। अब देखें कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। तो इसमें आपका देखिए 10 रूपक हो गया, काव्य दृश्य, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। तो इनमें से रस की प्रधानता किस ग्रंथ में देखने को मिलती है। तो आपके ऑप्शन 10 रूपक, यानी कि इस ग्रंथ में रस की प्रधानता देखने को मिलती है, प्लस आपके साहित्य दर्पण। तो 10 रूपक किसकी रचना है, धनंजय की। साहित्य दर्पण किसी है, विश्वनाथ की। याद रखेंगे। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन कौन से हैं। किनका जन्म पटियाला में हुआ, गलत, बल्कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल। वे ईरान और भारत के फारसी लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, ये भी सही है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। इसमें इन्होंने फारसी को न कहकर हिंदुस्तानी भाषा को कहा। तो इसमें देखिए इनका BC ऑप्शन ठीक होगा। आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो इसमें हिंदी मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, गलत है ये। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, बिल्कुल ये सही है। इसमें छंदों की तुकांतता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसमें सर्ग 27 हैं, नहीं। कितने सर्ग हैं इसमें, 17। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन सही, ऑप्शन ठीक होगा हमारा 4, यानी कि BC।
उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो राम रावण के अनृत समर का इतना विराट उदात्त चित्रण अन्यंत्र दुर्लभ है। एक कथन तो ये ठीक है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत रामायण से है? नहीं है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। ये ऑप्शन ठीक है। इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में दिखे हैं, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? ए और सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। उसके बाद ये गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना क्या चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। बिल्कुल सही। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। ये भी बिल्कुल सही बात कही। कवि केवल खुशी के लिए गीत लिखता है, ये गलत है। कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है, ये भी गलत है। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए और बी यानी कि दूसरा। ठीक।